बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अगर मैंने अपराध किया हो तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, अगर नहीं तो मुझे तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने लिखा है मीडिया का एक धड़ा मेरे खिलाफ है, वो मेरी गिरफ्तारी को ड्रामा बता रहा है, मेरा निवेदन है कि आप इस पर विश्वास न करें और बाकियों को भी सच बताएं। केजरीवाल की ये चिट्ठी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई आम आदमी पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिखाई गई। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो चिट्ठी लेकर लोगों के घर जाएं और उन्हें सच बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई आम आदमी पार्टी की बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसी मंच से अरविंद ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी कहा था। अब इसी मंच से वो गडकरी को चोर कह रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि जिसे जेल में होना चाहिए वो बाहर है। आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। ये कार्यकर्ता पीएसी भंग करने की मांग कर रहे थे। इन लोगों में बैठक में इस मांग से संबंधित पोस्टर्स तक लगाए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। गडकरी मानहानि केस में पर्सनल बॉन्ड नहीं भरने के चलते 6 जून तक पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल पर्सनल बॉन्ड भरने से फिर से इनकार कर गए, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 जून तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा। 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। जज ने उनसे जोर देकर कहा कि आपको 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना ही होगा, लेकिन केजरीवाल बॉन्ड भरने की जगह अंडरटेकिंग देने पर ही अड़े रहे। बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े केजरीवाल को कोर्ट ने फटकार भी लगाई। जज ने कहा कि आप सीएम रह चुके हैं, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉन्ड नहीं भरेंगे तो आपको जेल भेजना ही होगा, आप चाहें तो हाईकोर्ट चले जा सकते हैं। नितिन गडकरी मानहानि केस में पिछली सुनवाई में भी केजरीवाल ने बॉन्ड भरने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेजा गया था। इस पर मना करने पर जज ने उन्हें पूरे 14 दिन के लिए जेल भेजा है और अगली सुनवाई 6 जून को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले बीजेपी नेता नितिन गडकरी को भी तलब किया है। 6 जून को अगली सुनवाई के दिन गडकरी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा था कि गडकरी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं होना विडंबना है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने ही मानहानि का केस कर रखा है, जिसमें केजरीवाल को जेल भेजा गया है। विडंबना है कि नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, उनके खिलाफ तो जांच भी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। केजरीवाल की पेशी के दौरान कोर्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास, पार्टी के सांसद भगवंत मान समेत कई नेता मौजूद थे। आरजेडी के समर्थन और बीजेपी के बॉयकॉट के चलते बिहार के नए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर घंटों बहस हुई और जैसी की उम्मीद थी, जीतन ने विश्वास मत जीत लिया। सर्वसम्मति से इस मंत्रिमंडल में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। बीजेपी के बायकॉट की वजह से ये लड़ाई आसान हो गई आपको? वैसे भी आसान थी। आरजेडी ने गुरुवार को ही जीतन सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और विधानसभा में आरजेडी जीतन के साथ ही खड़ी भी नजर आई। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू का समर्थन किया गया है। विश्वास मत जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने किसी से समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास पहले से ही बहुमत था और किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस नीतीश कुमार के साथ मिलकर हम लालू यादव के जंगल राज से लड़ते रहे, वही नीतीश अब लालू के साथ मिल गए। नीतीश कुमार और हम लोगों ने मिलकर बिहार के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज अपनी सरकार को बचाने के लिए उनको लालू यादव के समर्थन की आवश्यकता पड़ गई। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में जीतन राम मांझी की सरकार नहीं बल्कि नीतीश लालू की मिलीजुली सरकार है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा जारी रहेगा। विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार करेंगे। 18 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है।
अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों आतंकवादियों को मार गिराया। दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने तड़के दूतावास पर धावा बोला। हमलावरों के रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड उनके पास थे, उससे उन्होंने हमला किया। अफगानिस्तान में आईटीबीपी के 23 जवानों ने गजब की हिम्मत और हौसले का परिचय देते हुए आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने दूतावास में हमले को लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से बात की है। करजई ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर मोदी को आश्वस्त किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति के अलावा भी कई बड़े नेताओं ने इसे कायराना हरकत करार दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अफगानिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि सभी दूतावास के कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात जवान सुरक्षित हैं। हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आतंकी हमले को नाकाम करने वाले आईटीबीपी के जवानों को सलाम। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अफगान हमले की निंदा करते हुए नई सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा है कि अक्सर ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे आकाओं का हाथ होता है। एनआईए की टीम ने झारखंड में 4 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को गिरफ्तार करके बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एनआईए के मुताबिक चारों आतंकी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दिन मोदी समेत कई बड़े नेताओं पर हमला करने की फिराक में थे। एनआईए की टीम ने रांची से 2 और आतंकवादियों को और पलामू से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। रांची के हाथगढ़ा बस स्टैंड से हैदर और मुजिबुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नुमान और तौफिक नाम के 2 आतंकियों को पलामू से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के पास से मुगल सराय से नई दिल्ली तक के ट्रेन टिकट बरामद किए गए हैं। टिकट पर यात्रा की तारीख 24 मई है। 25 मई को चारों आतंकी दिल्ली में रेकी करके 26 मई को हमला करने की फिराक में थे। 26 मई को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के लिए कई फिल्मी हस्तियों को न्यौता दिया गया है। इनमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, महानायक अमिताभ बच्चन और सलमान खान के नाम हैं। जिन मेहमानों को मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण में न्यौता भेजा गया है, उनमें लता मंगेशकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हैं। सचिन और रेखा फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर को भी न्यौता भेजा गया है। 26 मई को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3000 मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आमंत्रित किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के पदाधिकारी भैयाजी जोशी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह आरएसएस से सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहेंगे। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सबसे पहले मुख्य मंच होगा। मंच के दाईं तरफ मंत्रिमंडल के सदस्य बैठेंगे। उसके ठीक पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के बैठने के इंतजामात हैं। बाईं तरफ प्रेस और सबसे पीछे सामान्य मेहमानों के बैठने की जगह। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने गुजरात भवन जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन सभी आला नेताओं के बीच मंत्रिमंडल को लेकर मंथन हुआ। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन का दौर इस वक्त भी चल रहा है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि मोदी का मंत्रिमंडल पिछली सरकार के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालयों को आपस में मिलाया भी जा सकता है। भले ही नरेंद्र मोदी छोटा मंत्रिमंडल चाह रहे हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़े मंत्रिमंडल की मांग की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मंत्रिमंडल बड़ा होना चाहिए ताकि सभी दलों के नेताओं को जगह मिल सके। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का खाका तैयार करने की कवायद भी शुरू कर दी है। मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों का बायोडेटा मंगवाया है। बायोडेटा के जरिए मोदी इन सांसदों की पेशेवर क्षमता आंकने की कवायद करेंगे। 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद नरेंद्र मोदी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को भोज भी दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि सोमवार की शाम हैदराबाद हाउस में दावत रखी गई है, जहां विदेशी प्रतिनिधियों की अगवानी खुद मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शामिल होने का फैसला टल गया है। सूत्रों के मुताबिक शरीफ भारत आना चाहते हैं, लेकिन इस संबंध में वो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं। वो कल तक इस पर फैसला कर सकते हैं।
कहा जा रहा है कि भारत आने को लेकर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आर्मी चीफ राहील शरीफ से चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और आला अधिकारियों से भी इस बारे में मंत्रणा की। अब नवाज को आखिरी फैसला लेना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में जाने का सुझाव भी दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये एक अच्छा अवसर है और इस मौके को गंवाना ठीक नहीं। नवाज शरीफ को न्योते पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने मोदी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं नवाज शरीफ को बिरयानी तो नहीं परोसी जाएगी। हमारे 2 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे, और नवाज शरीफ को बुलाया यहां गया है, तो हम लोगों ने यही कहा है कि बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको बिरयानी नहीं खिलाई जाए, इस पर देश को जरूर ध्यान रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया है कि पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है, जिसमें से 6 ने हामी भी वर्दी है। इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को न्योता भेजने का विरोध जताने के लिए एमडीएम के प्रमुख वाइको ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वाइको बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी मिले थे। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी है। शनिवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को सोनिया गांधी खुद संबोधित करेंगी। 24 मई को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा। हार से तिलमिलाए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पुराने सहयोगियों से कांग्रेस में आने की गुजारिश की है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय ने कहा, अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी और शरद पवार कांग्रेस में वापस लौट आएं। इस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2G और कोयला घोटाले को लेकर लगे आरोपों पर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक समझ नहीं दिखाई। दिग्विजय सिंह ने इशारों में राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी को यूपी में ज्यादा वक्त देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पार्टी 10 साल के काम को जनता के बीच सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई। कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रियंका गांधी को पार्टी में लाने की गुहार लगाई जा रही है। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे केवी थॉमस ने प्रियंका को अहम रोल देने की मांग की। केवी थॉमस ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा है कि प्रियंका गांधी खुद तय करेंगी कि उन्हें कब पार्टी में आना है। उन्हें इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जसवंत सिंह ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। सूत्रों से खबर है कि जसवंत बीजेपी में वापसी चाह रहे हैं। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर से बीजेपी ने जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया था, तो वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ बैठे, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। अब सूत्रों से खबर है कि वो बीजेपी में वापसी की राह तलाश रहे। चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद अनुराधा चौधरी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुराधा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर एसपी में आई थीं। अनुराधा चौधरी ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी नगर विकास मंत्री आजम खां पर थोपी है। अनुराधा ने आजम खां पर मुजफ्फरनगर दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें हार के कारणों का मंथन हुआ। आलाकमान ने अभी और भी नेताओं और मंत्रियों पर गाज गिरने के संकेत दिए हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल अश्विनी कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग में नंगे पांव ही शामिल होने पहुंच गए। खबर है कि मंत्रियों में खौफ है कि कहीं मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त न कर दें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जरवाल पर दिल्ली जल बोर्ड के जूनियर इंजीनियर से मारपीट के आरोप है। विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों के काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज एसआईटी के कामकाज को सुपरवाइज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विदेशी बैंकों के भारतीय खाता धारकों के नाम और जर्मनी की ओर से उपलब्ध कराए गए संबंधित दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह पर सुनवाई 6 जून तक टल गई है। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में ये मामला चल रहा है, जिसमें एनकाउंटर को लेकर अमित शाह की भूमिका पर सुनवाई होनी थी।
गुजरात के राजकोट में उस समय हड़कंप मच गया जब आसाराम के पूर्व साधक और वैद्य अमृत प्रजापति पर फायरिंग की गई। हमलावरों की संख्या 2 बताई जा रही है। यह हमला एक आयुर्वेदिक अस्पताल के बाहर हुआ। अमृत प्रजापति वही शख्स हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र में बच्चों की हत्या से लेकर आसाराम के तमाम काले कारनामों को उजागर किया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्रजापति पर आसाराम के इशारे पर हमला हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही यूपी में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तय घंटों के मुताबिक भी बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। 6 घंटे की अतिरिक्त कटौती की जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि केंद्रीय कोटे से करीब 1.5 करोड़ यूनिट कम बिजली मिल रही है। साथ ही राज्य के अपने बिजली घरों में उत्पादन करीब 1 करोड़ यूनिट कम हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार ने शानदार कारोबार किया। संसद भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग उस वक्त लगी जब वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के पास एक इंडिका कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए। दिल्ली के साउथ कैंपस में एक कॉलेज के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एसी ठीक करने के लिए गए एक मैकेनिक की मौत हो गई क्योंकि एसी में ब्लास्ट हुआ। गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। झारखंड के गढ़वा जिले में एक निजी बस के पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। नागपुर के गोकुलपेट इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। पटना के एक हाजे कला इलाके में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक एमआरआई सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। असम के गोलाघाट में पुलिस ने 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर शख्स को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने से सटे बदलापुर में अज्ञात बदमाशों ने शिवसेना के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के हर्ष विहार में एक नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आगरा में कॉम्प्लान के डिब्बे से मरी हुई छिपकली निकली। नोएडा दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए नई पहल की है। विभाग ने स्मार्टफोन कंपनी के साथ टाई अप किया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के बाद बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। भारत के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर माधव मंत्री का मुंबई के लीलापति अस्पताल में निधन हो गया।